तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर ज़ाओचन ने पिपी लोंग को बचा लिया था। वो मिंग के जिन से कहता है कि अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ, कम से कम हमारी पुरानी दोस्ती की खातिर तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा। मैं पिपी लोंग को मरने नहीं दे सकता, वो मेरा दोस्त है। अब दोस्ती का जिक्र सुनते साथ ही मिंग के जिन तो ज़ाओचन पर और भी ज्यादा भड़क गई। वो उससे कहती कि क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुम किस तरह की दोस्ती की बात कर रहे हो। जो सुनकर रुलान कह रही थी कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तुम दोनों पर शक हो रहा, ऐसा लगता है कि तुम दोनों कपल हो। वहीं पर पिपी लोंग मिंग के जिन से कहने लगा कि मेरी जान, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी ज़ाओचन को हर्ट कर सकती हो। मेरे ख्याल से तुम ज़ाओचन पर अटैक कर ही नहीं सकती, तो क्यों ना तुम इस ग्रैंडपा पिपी लोंग से निपट लो। अब ये सुनते साथ ही मिंग के जिन अपने लोटस प्लेटफॉर्म पर सवार होकर गुस्से में पिपी लोंग के पीछे रवाना हो गई। जो देख रुलान भी कहाँ ही पीछे रहने वाली थी। वो कहती कि ड्रैगन हॉर्न मेरा है, और इतना कहते साथ ही वो भी उन दोनों के पीछे निकल गई। हालांकि ज़ाओचन ऐसा नहीं होने देता। वो तुरंत ही ली रुलान के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया। वो कह रहा था कि वांग हुई मेरा काफी अच्छा दोस्त था, जो कि तुम्हारी वजह से मारा गया। तुम क्योटिक बैटल सेक के लोग एक नंबर के सन की हो। सिर्फ अपनी पावर को इम्प्रूव करने के लिए तुम मासूमों की जान लेते। अब ये सुनते साथ ही रुलान भी ज़ाओचन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। वहीं पर ज़ाओचन ने उस पर हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड्स का इस्तेमाल किया था। उसका स्लैश अटैक काफी तेजी के साथ ली रुलान की तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर उस बंदी ने काउंटर स्ट्राइक हिट करते हुए उसके अटैक को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब तो ये बंदी पूरी तरह से गुस्से में पगला गई। वो ज़ाओचन से कह रही थी कि इतने से तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, मुझ पर और थोड़ी बहुत स्ट्राइक हिट करो। जो सुनते साथ ही ज़ाओचन ने भी उसकी ख्वाहिश पूरी की। वो लगातार उस पर अपने स्लैशेस बरसाते जा रहा था। इधर ली रुआन उन स्लैशेस से बचने के लिए अपनी पावरफुल शील्ड फॉर्म कर लेती है, लेकिन ज़ाओचन ने उसकी शील्ड के जैसे उसके घमंड को भी तोड़ के रख दिया। इधर ज़ाओचन ने हेवन डिफाइंग डीमन ब्लेड को एक्टिवेट करने की वजह से उसका फॉर्म कम्प्लीटली बदलने लगा। उसकी ब्लेड से काफी भयानक डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो कि हेवन के खिलाफ है। और अब ज़ाओचन ने अपने 5वें स्लैश को ली रुआन की तरफ रिलीज कर दिया। यहाँ पर वो बंदी अपने लोटस का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को काउंटर करने की कोशिश कर रही थी, मगर लोटस और स्लैश में जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। साथ ही ज़ाओचन की डिमोनिक एनर्जी ने उस पूरी जगह की वाट लगा दी। इधर ज़ाओचन को अच्छे से पता था कि वो कल्टीवेशन की हायर लेवल पर अभी तक पहुँच नहीं पाया, और इसी वजह से वो एकदम फ्री होकर हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो इस टेक्निक के बस 5 स्लैशेस को आराम से रिलीज कर सकता है, मगर इसके आगे की जो स्लैशेस है उसके लिए उसे अपनी लाइफ एसेंस को बर्न करना पड़ेगा। अपने लाइफ एसेंस को कुर्बान करने के बाद ही वो आगे की ब्लेड अटैक को फोर्स कर सकता था। इसलिए ज़ाओचन के पास बस अब 2 ही स्ट्राइक बाकी थी, जिसमें उसे कुछ भी करके ली रुआन का काम खत्म करना है। अगर 7 स्लैशेस रिलीज होने के बावजूद भी वो उसे मार नहीं पाया, तो उसकी लाइफ फोर्स दोबारा से उसकी बॉडी में एंटर करना शुरू करेगी। उस कमजोर स्टेट से बाहर निकलने में ज़ाओचन को वक्त लग सकता है, तो ये सुनहरा मौका ली रुआन अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहेगी। ज़ाओचन की कमजोरी का फायदा उठाकर वो उसे मार सकती है। यानी कि अब ज़ाओचन के पास डेडलाइन थी 2 स्लैशेस की। वहीं पर ली रुआन जैसे तैसे उठकर जोर जोर से हंसने लगी। ज़ाओचन के 5 स्लैशेस को फेस करने के बाद उसकी हालत पूरी तरह से कुरकुरी हो गई, मगर लड़की का घमंड अभी तक टूटा नहीं था। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहने लगी कि ये फीलिंग मुझे पसंद आई। मेरी बॉडी पूरी तरह से ब्रेक हो रही है, मगर फिर भी मैं मुकाबला करूंगी। इस एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल एहसास को मैंने आज तक फील नहीं किया था। इधर ज़ाओचन ये देखकर शॉक हो गया कि ली रुआन का किलिंग इंटेंट अपने आप वैनिश हो चुका है। वो बंदी अब कौन सी मूव का इस्तेमाल करेगी, इसका ज़ाओचन अंदाजा नहीं लगा सकता। वो तुरंत ही समझ जाता है कि यहाँ पर ली रुआन ने जेड लोटस बॉडी गार्डिंग टेक्निक को एक्टिवेट किया है। वेल, इस जेड लोटस को टॉप रैंकिंग वाला डिफेंसिव ट्रेजर माना जाता, और ज़ाओचन को अपनी छठी स्ट्राइक में कुछ भी करके इस जेड लोटस के डिफेंस को ब्रेक करके ली रुआन को मारना पड़ेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ली रुआन ब्रेक थ्रू करेगी। अगर उस बंदी ने छठी रैंकिंग को पार कर लिया तो फिर वो एक अनस्टॉपेबल बनेगी। ज़ाओचन चाहकर भी उसे आसानी से मार नहीं सकता। इनफैक्ट ज़ाओचन ही उसके ब्रेक थ्रू का रीजन बनेगा। इधर डोंगफेंग चांगमिंग अभी भी दू हाओ से निपट रहा था। उसने दू हाओ पर अपना एक जबरदस्त पंच हिट कर दिया, जिसके चलते दू हाओ सीधे पत्थरों पर जाकर पटकने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पिपी लोंग मिंग के जिन के अटैक को काउंटर करते हुए बस उसे
उसे उकसाने में लगा हुआ था। वो मिंग केजिन के साथ फाइट तो नहीं कर रहा, बस उस बंदी के गुस्से को बढ़ा रहा है। पिपी लोंग का मानना था कि लड़कियां गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। वहीं पर ज़ाओचन को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपना छठा अटैक किस पर रिलीज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसके कई सारे दुश्मन थे। वो अटैक ली रुआन पर करेगा, डोंगफेंग पर करेगा या फिर करेगा मिंग केजिन पर। इधर मिंग केजिन ने पिपी लोंग का मुंह बंद करने के लिए अपने लोटस को उसकी तरफ रिलीज कर दिया था। बेचारा पिपी लोंग इस बार उसके अटैक को काउंटर नहीं कर पाता, वो तो सीधे उस लोटस के पेट में चला गया। इस तरह से मिंग केजिन पिपी लोंग को पकड़ लेती है। वो उसे खुश होकर बताने लगी कि अब तू भी मेरा है और तेरा वो ट्रेजर भी मेरा होगा। इधर ज़ाओचन अपने दोस्त को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने गुस्से में आकर अपना छठा स्लैश सीधे मिंग केजिन पर ही हिट कर दिया। मिंग केजिन को अच्छे से पता है कि ज़ाओचन का ये छठा स्लैश काफी भयानक हो सकता है, तो बंदी मूनरिंग का इस्तेमाल करते वे अपने सामने फटाफट से एक शील्ड फॉर्म कर लेती है। वेल यहाँ पर ज़ाओचन के स्लैश और उस शील्ड पे काफी जोरदार क्लैश हो रहा था, मगर ज़ाओचन ने देखा कि ये शील्ड इतनी पावरफुल है कि उसका स्लैश उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा, इसलिए ज़ाओचन ने उस पर एक और स्लैश रिलीज कर दिया, जो कि था हेवन डिफाइंग का 7वां स्लैश। मिंग केजिन तो इस अटैक को काउंटर करने के लिए अपनी सारी ताकत को दांव पर लगा चुकी थी, साथ ही साथ वो पिपी लोंग को खोना नहीं चाहती, क्योंकि पिपी लोंग के पास ड्रैगन हॉर्न जैसा एक पावरफुल वेपन था, जो कि मिंग केजिन के काम आएगा। हालांकि मिंग केजिन चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, ज़ाओचन ने उस पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। ये सब देखकर डोंगफेंग चांगमिंग को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वहीं पर मिंग केजिन बुरी तरह से घायल हो गई थी, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए पिपी लोंग ने फटाफट से उस शील्ड को ब्रेक करते हुए वो आजाद हो गया। दरअसल मिंग केजिन ज़ाओचन की इस हेवन डिफाइंग 7 डीमन सोर्ड टेक्निक से काफी अच्छे से वाकिफ थी। उसे पता है कि ज़ाओचन ने 7 स्लैश रिलीज किए, यानी कि अब उसके अंदर लाइफ फोर्स समाने लगेगी। ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें ज़ाओचन पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता, तो मिंग केजिन इसी मौके का फायदा उठाना चाहती थी। उसे लगता है कि ज़ाओचन को मारने का इससे अच्छा चांस मुझे नहीं मिलने वाला। इधर ज़ाओचन को खून की उल्टियां हो रही थी, उसने ढेर सारी डेथ एनर्जी का इस्तेमाल किया। अब लाइफ फोर्स जब तक उसकी बॉडी में बैलेंस नहीं होगी, तब तक ज़ाओचन की हालत ऐसी ही रहेगी। मगर इस बार कहानी थोड़ी सी अलग थी। ज़ाओचन शॉक होकर देखने लगा कि उसकी बॉडी में लाइफ फोर्स एंटर नहीं कर रही, बल्कि उसकी बॉडी और भी लाइफ फोर्स को गवा रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसकी हेवन डिफाइंग 7 ब्लेड टेक्निक अपने आप को इम्प्रूव कर रही। ऐसा लग रहा था कि वो ब्लेड एक 8वां स्लैश रिलीज करने के लिए तैयार है। वेल ज़ाओचन को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस ब्लेड ने खुद को इतना इम्प्रूव कैसे कर लिया, मगर इसमें ज़ाओचन का फायदा हुआ था। उसकी बॉडी से काफी भयानक डेथ एनर्जी रिलीज होने लगी, जिसे देखकर पिपी लोंग भी पैनिक हो जाता है। ज़ाओचन को अच्छे से पता था कि अगर उसने जल्दी से अपना स्लैश रिलीज नहीं किया तो ये एनर्जी उस पर ही बैकलैश कर सकती। वहीं पर मिंग केजिन भी अच्छे से जानती थी कि वो इस स्लैश को झेल नहीं पाएगी। हो सकता है कि ज़ाओचन का ये अटैक सीधे उसे जहन्नुम में पहुंचा दे। मगर उसी वक्त वहां पर एंट्री हो गई सर्किट रुलान की। वो बंदी अपने कूल अंदाज में ज़ाओचन से कह रही थी कि चल अब मरने के लिए तैयार हो जा, तो ज़ाओचन भी उस पर अपना 8वां स्लैश रिलीज करने के लिए रेडी हो गया। ये हमला वो मिंग केजिन पर करने वाला था, लेकिन रुलान खुद होकर ही बीच में आ गई। सब ज़ाओचन ने बड़े ही ब्रूटल अंदाज में अपना माइटी स्लैश सीधे उसकी तरफ चार्ज कर दिया। वहीं पर रुलान ने भी अपनी काउंटर स्ट्राइक को हिट कर दिया था, जिसके चलते इन दोनों स्लैशेस में काफी जबरदस्त टकराव हो गया। उससे रिलीज होने वाली ऑरा से वो पूरा रेगिस्तान शेक हो रहा था, और फाइनली ली रुआन भी घायल होकर नीचे गिरने लगी। मगर ये उसका अंत नहीं बल्कि बिगिनिंग था। वो खुश होते हुए बताने लगी कि आज मेरी chaos आर्ट ब्रेक थ्रू करने की कगार पर है। और फिर अचानक से ली रुआन की बॉडी में ढेर सारा इसेंस समाने लगता है, साथ ही उसका जेड लोटस भी ब्लूम हो गया था, जो कि इस इसेंस को एब्जॉर्ब करने में ली रुलान की मदद कर रहा था। उसकी सारी चालबाजी मिंग केजिन की भी समझ आ गई। वो कहती कि ये बंदी अपनी केओस पावर पर लगे हुए सील को हटाना चाहती थी, और इसी वजह से उसने ज़ाओचन के डेडली अटैक को काउंटर किया। ज़ाओचन के अटैक से रिलीज होने वाली डेथ फोर्स का इस्तेमाल करते हुए इस बंदी ने खुद का फायदा करा लिया। वहीं पर ज़ाओचन को लग रहा था कि शायद अब वो अपनी अगली स्ट्राइक को हिट नहीं कर पाएगा, मगर उसकी हेवन डिफाइंग डीमन ब्लेड सोड अभी भी रुकने का नाम नहीं लेती। उसने देखा कि उसकी सोड से काफी भयानक डेथ एनर्जी रिलीज हो रही थी, यानी कि डिमोनिक ब्लेड ज़ाओचन के दुश्मनों पर एक और स्लैश करना चाहती है। मगर इससे तो ज़ाओचन और भी ज्यादा कमजोर होगा। वो अपनी ब्लेड से कहने लगा कि पता नहीं तुम कब रुकोगी, क्या मेरी मौत के बाद ही तुम्हें सुकून मिलेगा। और उसी वक्त डोंगफेंग चांगमिंग भी ज़ाओचन के पास आ गया। वो कह रहा था ज़ाओचन तुम तो इन लड़कियों के साथ टाइम पास कर रहे हो, भला तुम मुझे कैसे भूल सकते। 10,000 साल पहले तुम्हारे
चेन फैमिली की हेवन डिफाइंग टेक्निक काफी ज्यादा मशहूर थी। तब से ही मेरा मन था कि मैं कभी ना कभी इस टेक्निक को विटनेस करूंगा। तो चलो अपने जलवों का कहर मुझ पर भी बरसा ही दो। आफ्टर ऑल हम पुराने राइवल्स है, तो तुम मेरी इतनी ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकते। वहीं पर ज़ाओजिन की डेथ एनर्जी भी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। ज़ाओजिन को कुछ भी करके अपना अगला स्लैश रिलीज करना होगा। तो ज़ाओजिन उससे कह रहा था कि चल आ जा और मेरी फैमिली की टेक्निक को विटनेस कर। और इतना कहते साथ ही ज़ाओजिन ने अपने भयानक स्लैश को सीधे डोंगफेंग की तरफ चार्ज कर दिया। वहीं पर डोंगफेंग भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगा। वो जानता था कि ज़ाओजिन का ये अटैक काफी ज्यादा भयानक होने वाला है, तो डोंगफेंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओजिन की स्लैश को काउंटर किया। इन दोनों की एनर्जीज आपस में काफी देर तक टकरा रही थी, मगर ज़ाओजिन के स्लैश ने बाजी मारते हुए डोंगफेंग चांगमिंग को सीधे एक चट्टान पर हिट कर दिया, जिससे एक बात तो क्लियर हो गई कि डोंगफेंग चांगमिंग की पावर भी ज़ाओजिन के स्लैश को होल्ड नहीं कर सकती। वो बंदा एनर्जी फ्लक्चुएशंस के कई सारे झटके खाते हुए फाइनली एक दीवार पर जाकर टकरा जाता है। मगर डोंगफेंग चांगमिंग भी ली रुलान जैसा ही जिद्दी था। वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि मुझे इस अटैक में काफी ज्यादा मजा आया और मैं दोबारा से इसके मजे लेना चाहूंगा। अब ये देखते साथ ही ज़ाओजिन की ब्लेड ने भी अपनी डेथ एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया, जिससे वो पूरा इलाका ब्लड मिस्ट में कवर हो गया था। साथ ही ज़ाओजिन की डिमोनिक ब्लेड अपने अंदर से डेथ एनर्जी के फ्लो को इरप्ट करने लगी। ज़ाओजिन की इस अमेजिंग पावर ने पूरे इलाके को डोमिनेट किया, जो देखते साथ ही मेंगकेजिन फटाफट से अपने लोटस प्लेटफॉर्म को समन कर लेती है। डोंगफेंग, ली रुलान और मेंगकेजिन बस अमेज होकर इस नजारे को घूरे जा रहे थे। वहीं पर ज़ाओजिन ने अनाउंस किया कि चलो तुम में से जो भी पहले मरना चाहता है वो सामने आ जाओ। जो सुनते साथ ही ली रुलान कहने लगी कि मैं अपने लिमिट्स को अभी भी पुश कर सकती हूँ। अगर मैंने नाकाम होकर हार मान ली तो फिर मेरा जिंदा रहने का क्या फायदा। और इतना कहते साथ ही उस बंदी ने केओस हार्ट की केओस गॉड सील टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते जेड लोटस की पेटल्स ने उसके सामने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी। वेल ये सब देखकर मेंगकेजिन भला पीछे कैसे हट सकती। वो जानती है कि यहाँ पर ज़ाओजिन के काफी सारे दुश्मन हैं, तो इन्हीं का फायदा उठाकर वो ज़ाओजिन को मार पाएगी। इसलिए मेंगकेजिन ने भी फटाफट से अपने लोटस बरियल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। और अब बारी थी डोंगफेंग की। उसने भी शो ऑफ करते हुए अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया। वेल इसे 10,000 आइस पियर्सिंग फॉर्मेशन कहा जाता था। और अब इन तीनों ने बेशर्मो जैसे एक साथ मिलकर ही ज़ाओजिन पर अटैक कर दिया। मार्शल वर्ल्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग एक अकेले बंदे पर तुम टीम अप होकर अटैक नहीं कर सकते, मगर इन तीनों का रूल से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो बस ज़ाओजिन को खत्म करना है। मगर क्या ये तीन नमूने ज़ाओजिन को मार पाएंगे? इधर ज़ाओजिन की ब्लेड से काफी भयानक डेथ एनर्जी रिलीज होने लगी। उसने अपनी एनर्जी फ्लक्चुएशन से पूरे आसमान को शेक करके रखा था और इस तरह से ज़ाओजिन अपना 10वां स्लैश रिलीज करने के लिए तैयार हो गया। उसका स्लैश एक ही साथ इन तीनों के अटैक को काउंटर कर रहा था। इधर इन तीनों को पूरा यकीन था कि अपने अल्टीमेट किलिंग मूव का इस्तेमाल करके वो ज़ाओजिन पर अपना डोमिनेंस साबित करेंगे, मगर थोड़ी देर में इनके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। वेल ज़ाओजिन के स्लैश ने इन तीनों के अटैक को काउंटर करते हुए वो सीधे जाकर डोंगफेंग पर हिट हो गया, मगर उस स्लैश की ऑरा से ली रुलान और मेंगकेजिन की भी हालत खराब हो गई और फाइनली ये तीनों भी घायल होकर नीचे पटक गए। इधर ज़ाओजिन भी शांत हो गया था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड ने आज पहली बार 10 स्लैशेस को रिलीज कैसे किया। और फिर काफी देर तक सोचने के बाद उसे इसके पीछे का रीजन समझ आता है। वो कह रहा था कि हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि ये मूव हमारी मौत को बुलावा भेजती। अगर तुम्हें मौत से डर नहीं लगा और तुम सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हो तो ये मूव तुम्हारे काम आएगी। तुम्हें अपनी हर एक डिजायर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ऐसा मानो कि अब तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है और इसका तुम्हें कोई अफसोस नहीं। तुम पूरी हिम्मत के साथ अपनी मौत को फेस करोगे। तुम्हें जिंदगी से कोई लगाव नहीं। मगर आज 4 स्लैशेस रिलीज करने के बाद मैंने खुद को थोड़ा सा होल्ड किया था। मेरे पास सिर्फ 3 स्लैशेस बचे थे और सामने 3 दुश्मन हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने 3 स्लैशेस किस किस पर रिलीज करूं। और इसी के चक्कर में मैं हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड के पिनाकल पर पहुंच गया। आज मैं इस सोर्ड स्लैश को रिलीज करते हुए कंफ्यूज था और उसी वजह से मैंने वही गलती कर दी जो कि दुहाव ने की थी।
आज मैं अपनी ही ब्लेड के हाथों मारा जाऊंगा, क्योंकि तब तक मेरी स्लैशेस नहीं रुकेंगे जब तक कि मैं पूरी तरह से खत्म ना हो जाऊं। और उतने में ज़ाओजिन की बॉडी से काफी भयानक एनर्जी फ्लो होने लगी। पिपी लोंग तो ये सब देखते साथ ही काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता, मेरा भाई मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मगर इस डेथ एनर्जी को खुद ज़ाओजिन भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, यानी कि पिपी लोंग भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वहीं पर ज़ाओजिन मिंग के जिन से कहने लगा कि आज तो तुम्हारे लिए काफी खुशी का दिन है। तुम्हारा दुश्मन ज़ाओजिन पूरी तरह से इस दुनिया से मिट जाएगा। तुम हमेशा से यही चाहती थी कि मैं मारा जाऊं और आज तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी होगी। वेल, मिंग के जिन को थोड़ा सा बुरा लग रहा था, लेकिन ज़ाओजिन उसका अपोनेंट है। अगर वो मारा गया तो मिंग के जिन आगे चलकर इस दुनिया पे अपना डोमिनेंस साबित कर सकती थी। वहीं पर ज़ाओजिन डोंगफेंग चांगमिंग से कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ एक काफी फियर्स बैटल करना चाहता था, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश अधूरी रहेगी। अगर तुम इस दुनिया में सरवाइव कर पाए तो अपनी लाइफ को चेरिश करना। और अब ज़ाओजिन ली रुलान से कहने लगा कि तुम्हारी जैसी सन की वॉरियर मैंने आज तक नहीं देखी थी। मेरा ये 11वां स्लैश तुम्हारी विश को पूरा करेगा या फिर तुम्हें मार देगा। तुम एक पावरफुल अपोनेंट को मार के ब्रेक थ्रू करना चाहती थी, तो आज तुम्हारी भी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और अब हम वहाँ पर एक डेमन गॉड के फॉर्म की झलक देख पाते हैं। उसकी सारी पावर ज़ाओजिन के अंदर समा गई थी। साथ ही डेथ एनर्जी की तेज फ्लक्चुएशंस उस पूरे रेगिस्तान में फैलने लगे, जो देखकर ली रुलान जोर जोर से हंसने लगती है। वो ज़ाओजिन से कह रही थी कि चलो अपना 11वां स्लैश हम पर रिलीज करो, मैं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए काफी ज्यादा बेकरार हूँ। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन ने भी अपनी स्वॉर्ड को रेज किया। उसका एनर्जी का फ्लो काफी ज्यादा भयानक था, जिसने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। वहीं पर ये तीनों भी ज़ाओजिन की इस अटैक को विटनेस करने के लिए तैयार थे, मगर अचानक से वो सारी डेथ एनर्जी वैनिश हो गई। अब ज़ाओजिन भी ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और उतने में लाइफ फोर्स उसकी बॉडी में समाने लगती है। और अब यहाँ पर ज़ाओजिन की सोल सीधे उसके इनर वर्ल्ड में पहुंच गई, जो कि कुछ दिनों पहले ही उसने ओपन किया था। उसने देखा कि उसके सामने एक गोल्डन ऑर्ब है, जो कि था 6th पाथ ऑफ लाइफ फोर्स। दरअसल ज़ाओजिन का इनर वर्ल्ड अब आउटर वर्ल्ड से पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका था, इसलिए जब ज़ाओजिन ने हेवन डिफाइंग डीमन ब्लेड का इस्तेमाल किया, तब उसका सारा लॉस्ट हुआ लाइफ फोर्स इस इनर वर्ल्ड ने एब्सॉर्ब कर लिया था। और अब ये इनर वर्ल्ड ज़ाओजिन की सारी लाइफ फोर्स को उसमें वापस डाल देता है, जिसके चलते ज़ाओजिन की डेथ एनर्जी गायब होने लगी। वेल, यहाँ पर ज़ाओजिन के चेहरे पर स्माइल थी, साथ ही साथ उसका डीमन फॉर्म भी पूरी तरह से वैनिश हो गया। वो अपने असली फॉर्म में आकर खुश होते हुए बताने लगा कि आज के बाद तो मैं हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड को बड़ी ही आसानी से यूज कर सकता हूँ। उस मूव का यूज करते वक्त मैं जितनी लाइफ फोर्स को रिलीज करूंगा, उतनी ही सारी दोबारा से मेरी बॉडी में वापस आ जाएगी और बिना मुझे कमजोर किए। वेल, ज़ाओजिन को खुश होता हुआ देखकर उसके दुश्मनों के चेहरे पर की खुशी गायब हो गई। सबसे ज्यादा गुस्सा तो मिंग के जिन को आ रहा था। गाइस, ये बंदी वाकई काफी ज्यादा ईवल है। उसे तो गुस्सा आ रहा था कि उसका ओपोनेंट जिंदा कैसे बच गया। इधर ज़ाओजिन ने सीधे जमीन की तरफ छलांग लगा दी, मगर तभी पिपी लोंग जाकर तुरंत ही उसे कैच कर लेता है। पिपी लोंग भी खुश था कि अब उसका यार महफूज है और अब वो ज़ाओजिन को लेकर फटाफट से वहाँ से रवाना हो गया। ज़ाओजिन भी इस बैटल को और खींचना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने ढेर सारे सेंस को लॉस्ट कर दिया। उसे अब एक प्रॉपर प्लेस चाहिए था जहाँ पर वो अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सके। मगर तभी मिंग के जिन और ली रुलान फटाफट से उसके पीछे रवाना हो गई। उन्हें अपने पीछे आता हुआ देखकर पिपी लोंग कहने लगा कि हसीनाओ, मुझे गुड बाय बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूँ मेरी जाने की वजह से तुम्हें बुरा लग रहा है, मगर इसी का नाम तो जिंदगी है। आज मिलो और कल बिछड़ जाओ। साथ ही वो मिंग के जिन से कहने लगा कि मेरी जान, जल्दी हमारी मुलाकात होगी। मैं खासकर तुम्हें अपनी यादों में ज्यादा तड़पा नहीं सकता। उतने में ली रुलान ज़ाओजिन को बताने लगी कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में बैटल ऑफ किंग्स होने वाली है, जिसमें हर एक यंग जनरेशन का बंदा पार्टिसिपेट करेगा। आज से ठीक 1 महीने बाद यांगजिन कैपिटल के आउटसाइड उसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो बताओ ज़ाओजिन, क्या तुम में इतना दम है कि मेरा मुकाबला करने के लिए तुम वहाँ आ पाओगे? जिस पर ज़ाओजिन हंसते हुए कहने लगा कि आज मैं अपनी ड्रैगन पर सवार होकर आसमान की गहराइयों को चीर रहा हूँ और कल मेरी तलवार आसमान को ढकते हुए सितारों को क्रश करेगी। तो भला मेरे जैसा महान योद्धा बैटल ऑफ किंग से दूर कैसे रह सकता? अगर मैं वहाँ नहीं गया तो बैटल ऑफ किंग हो ही नहीं सकती। इतना कहते साथ ही ज़ाओजिन ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, मगर उतने में ज़ाओजिन पर एनर्जी का बैकलैश होकर वो वहीं पर बेहोश हो गया। जो देख पिपी लोंग कहता है, अरे यार, ये बंदा तो किसी काम का नहीं, ये मेरे जैसा स्टाइल भी नहीं मार सकता। मेरे ख्याल से इसकी लिमिट है 3 सेकंड। 3 सेकंड के ऊपर ये
कूल नहीं रह सकता। खैर, लड़कियों के सामने स्टाइल मारने में मैं तो बॉस हूँ, कोई मुझे बीट नहीं कर सकता। इधर डोंगफिंग काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि वो जान चुका है कि ज़्याओचेन ने अपनी इनर वर्ल्ड को ओपन कर लिया। इसलिए वो कह रहा था, ज़्याओचेन अब तुझे हराने के लिए मुझे भी छठी रैंकिंग पर जाना पड़ेगा। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि मेरी ये नई जिंदगी एक्साइटमेंट से भरी पड़ी है। यहाँ पर बेवकूफ नमूनों की कोई कमी नहीं, कोई ना कोई आएगा और मुझे एंटरटेन करेगा। अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई गई जहाँ पर दूहाओ ने कई सारे बंदों को मार दिया था। उन सबकी पावर को अपने अंदर समाने लगता है। कई ये बंदा ज़्याओचेन से मिलने के लिए पूरी तरह से राइचस था। इसने हमेशा हेवन को फॉलो किया, मगर ज़्याओचेन की स्ट्रेंथ को देखने के बाद इसने पूरी तरह से खुद को तब्दील कर दिया। और उतने में दूहाओ की मार्शल सिस्टर वहाँ पर पहुँच गई। उसे देखते साथ ही दूहाओ काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। वो उसे बता रहा था कि मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे नफरत होगी, लेकिन मैं पूरी तरह से मजबूर था, मुझे खुद को तब्दील करना पड़ा। पहले तो ज़्याओचेन ने मुझे हरा दिया और उसके बाद डोंगफिंग चांगमिंग ने भी मुझ पर अपना डोमिनेंस साबित किया। मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक फेलियर हूँ। और उतने में उसकी सिस्टर ने सीधे जाकर उसे अपने गले लगा लिया और रोती हुई उसे बताने लगी कि तुम मेरे लिए कोई फेलियर नहीं बल्कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। बस मेरी एक रिक्वेस्ट को पूरा करो। मैं चाहती हूँ कि तुम ब्लड डीमन आर्ट की प्रैक्टिस करना बंद कर दो। अगर तुम इस बात पर चलते गए तो कभी वापिस नहीं आ पाओगे। मैं अपने सीनियर ब्रदर को हमेशा के लिए खो दूंगी। उसकी बातें सुनकर दूहाओ को याद आया कि कैसे डोंगफिंग चांगमिंग ने उसे चोक किया था। उस बंदे के चेहरे पर ईवल स्माइल थी जो कि दूहाओ को बता रही थी कि तू मेरे सामने कुछ भी नहीं। और यही रीजन है कि दूहाओ ने फैसला लिया था कि वो अब ब्लड आर्ट को ही फॉलो करेगा। तो मायूस होकर अपनी मार्शल सिस्टर को बताने लगा कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता। ये ब्लड डिमोनिक रैल्म है। एक बार अगर कोई इस रास्ते पर कदम रखे फिर वो कभी वापिस नहीं आ सकता। ब्लड सी की जंजीरें उसे एस्केप ही नहीं करने देगी। वेल, यहाँ पर दूहाओ की आंखों में आंसू थे कि वो क्या से क्या हो गया। लेकिन उसकी इस हालत का जिम्मेदार ज़्याओचेन नहीं बल्कि वो खुद है। उसने ज़्याओचेन को हराने के लिए पावरफुल बनने की लालच की। वो अपनी सिस्टर को बताने लगा कि मेरे पास अभी भी गोल्डन ट्रू ची पावर है, तो पावर में तुम्हें पास डाउन करना चाहता हूँ। उस गोल्डन ट्रू ची पावर की वजह से तुम हमारी जनरेशन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर बनोगी। और इतना कहते साथ ही दूहाओ अपनी सुप्रीम ची पावर को सीधे उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाने लगा। वो बंदी उसे बता रही थी कि मुझे तुम्हारी पावर नहीं चाहिए, लेकिन दूहाओ उसकी एक नहीं सुनता। दूहाओ उसे बता रहा था कि कुछ ब्रेक करने के बाद ही हम कुछ नया बना सकते। आज मैं अपनी कल्टीवेशन को खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ ताकि मैं ब्लड डीमन आर्ट को फुल्ली मास्टर कर सकूं। मैं हमारी दो फैमिली के एंसेस्टर ने क्रिएट की हुई टेक्निक को डिमोनिक टेक्निक में बदल दूंगा और फिर इस पूरी दुनिया पर मेरा डोमिनेंस साबित हो जाएगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम काइयोन सिटी का नजारा दिखाया गया। कई सारे लोग एक नोटिस बोर्ड के पास जमा हो गए थे। उस नोटिस पर लिखा गया था कि यांगजिन किंगडम के बाहर एक एम्परर अरीना को बनाया जाएगा। वहीं पर यंगर जनरेशन के किंग्स की बैटल होगी। इस अरीना में 5 बंदों का मुकाबला होगा और जो बंदा इस मुकाबले में जीत हासिल करेगा वही इस दुनिया का सुप्रीम बनेगा। और अब हमें वो 5 लोग दिखाए गए जो कि इस अरीना में पार्टिसिपेट करेंगे। उनमें से एक है ली रुलान, जिसने अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए न जाने कितने सारे बंदों को मार दिया था। दूसरी है मेंग केजिन जो कि ज़्याओचेन को मारना चाहती। तीसरा है दूहाओ जो कि इन सभी को मारना चाहता है। चौथा है डोंगफिंग चांगमिंग जो कि इस दुनिया में अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना चाहता। और पांचवा है ज़्याओचेन जो कि अपने सामने आने वाले हर एक चैलेंज को पूरा करना चाहता। वैसे तो ज़्याओचेन को इन चारों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब ये लोग ही उसके खून के प्यासे बने हैं तो ज़्याओचेन को भी एक्शन लेना पड़ेगा। अब इसी यहीं पर कट होकर हम ज़्याओचेन को देख पाते हैं जो फाइनली होश में आ चुका था। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि मेंग केजिन और ली रुलान के सामने शाइनिंग मारते मारते वो अचानक से बेहोश कैसे हो गया। और अब उसे एक और झटका लग गया क्योंकि वो किसी अलग ही जगह पर था। दरअसल वो है ड्रैगन वैली में, जहाँ के 100 हर्ब्स कॉटेज की एक फेरी ने उसकी जान बचाई थी। ज़्याओचेन ने देखा कि वहाँ पर एक बंदी कोई मेडिसिन प्रिपेयर कर रही है। वेल, इसका नाम था नालन रोशी। वेल, इस बंदी का फेस तो हमें दिखाया नहीं गया, लेकिन अपीयरेंस से ही ऐसा लग रहा था कि ये काफी ज्यादा खूबसूरत होगी। ज़्याओचेन तो उसे देखकर ही हैरान हो गया। दरअसल पिपीलोंग ड्रैगन ही उसे यहाँ लाया था जो कि खुद ही खूबसूरती का दीवाना है। वेल, इस रोशी के बारे में हमें फिलहाल तो कोई डिटेल्स नहीं बताए गए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।